नमस्कार, मैं हूं अजय। संपूर्ण लॉकडाउन का 8वां दिन और कई जगहों से जो खबरें आ रही हैं वो परेशान करने वाली हैं, चाहे वो तबलीगी जमात की खबर हो या मुजफ्फरनगर से जो खबर निकल कर सामने आ रही है। और क्या हुआ है यहाँ मुजफ्फरनगर में, बुलेटिन की शुरुआत करें इसी से। यहाँ पुलिस पर पथराव कर दिया कुछ लोगों ने। भीड़ ने एक दारोगा समेत 3 पुलिसकर्मियों को जख्मी कर दिया। मुजफ्फरनगर के दरअसल भोपा थाना इलाके के मोरना करहेड़ा मार्ग पर पुलिस भीड़ से लॉकडाउन के नियम का पालन करने को कहने गई, लेकिन समझाने के दौरान ही कुछ लोगों ने पुलिस पर हमला कर दिया और फिर कुछ इस तरह हमला हुआ कि 3 पुलिस वाले जख्मी हो गए। दारोगा की हालत नाजुक है, मेरठ उन्हें रेफर किया गया है। बड़ा सवाल, क्या समझ नहीं पा रहे कुछ लोग लॉकडाउन का मतलब, लॉकडाउन की जरूरत उन्हीं के हक में है, उन्हीं को बीमारी से बचाने के लिए लॉकडाउन है और वहीं हमला बोल रहे हैं अगर उन्हें लॉकडाउन का पालन करने को कहा जा रहा है। यही हुआ है मुजफ्फरनगर में। देखिए दारोगा को किस कदर जख्मी कर दिया, पत्थर और रॉड से पीटकर। नाजुक हालत में दारोगा को मेरठ में भर्ती कराया गया है। शर्मा जी, क्या हुआ है मुजफ्फरनगर में? किस तरीके से पुलिस का बवाल हुआ है? लोग भीड़ भाड़ लगाए हुए खड़े थे, लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे थे, तो उन्होंने टोका टाकी की होगी। हम लोग गश्त पे थे, हमारे पुलिस पार्टी, और उन्होंने एकजुट होकर इन पर हमला कर दिया। तो हमारे एक दरोगा जी गंभीर रूप से घायल हैं, एक सिपाही गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें रेफर किया गया है मेडिकल कॉलेज, और एक सिपाही घायल है, वो अभी उपचाराधीन है। नहीं तो लॉकडाउन था तो लोग बाहर कैसे आ गए? क्या स्थिति उस वक्त बनी थी और कितने बजे ये घटना हुई है? यह शाम को लगभग 6:30 के लगभग है, 6:30 पौने 7 के लगभग। फिलहाल क्या स्थिति है? जो लोग घायल हुए उनको कहाँ भर्ती कराया गया है? क्या कोई कार्रवाई की गई है अब तक? हाँ, एक जो पूर्व प्रधान है वो पकड़ा गया है, 2 महिलाएं आरोपी हैं जिन्होंने मारपीट की है वो पकड़े गए हैं, बाकी 2 लोग फरार हैं, उनके लिए टीम तैयार की गई है, टीम लगी हुई है। और जो घायल दरोगा है उनको कहाँ पर मेरठ रेफर किया गया है? कहाँ पर रेफर किया गया है? कहाँ पर भर्ती कराया जा रहा है? मेडिकल कॉलेज मेरठ। एक सिपाही है, एक दरोगा जी है। फिलहाल मौके पर क्या स्थिति बनी हुई है? नहीं, पार्टी लगी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब पुलिस पर तो ये होता ही रहता है। कोई क्या अभी भी लोग बाहर निकले हुए हैं? नहीं, अब कोई नहीं, पुलिस के पहुंचने के बाद फिर। RM शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। CO इस वक्त तो आप सुन रहे थे यहाँ के CEO जो बता रहे थे, RM शर्मा, किस तरीके से कुछ लोगों ने लॉकडाउन तोड़ा और जब पुलिस ने उनको समझाने की कोशिश की तो उन पर हमला बोल दिया। एक दारोगा और एक पुलिसकर्मी दोनों जख्मी हैं, बुरी तरह से नाजुक हाल में, जबकि तीसरे पुलिस वाले की भी पुलिस भी जख्मी है और इलाज चल रहा है। विनेश पवार हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं मुजफ्फरनगर से। विनेश, अब तक के क्या जानकारी मिल रही है? क्या हालत है दारोगा की, क्या पुलिसकर्मी की हालत है, क्या कार्रवाई हो रही है? अजय जी, सबसे ज्यादा दुखी करने वाली खबर ये आ रही है अभी जो एक सिपाही, अन्य सिपाही और घायल हुआ था रवि नाम का, उसको भी नाजुक हालत में मेरठ रेफर कर दिया गया है। जो इस पूरे घटनाक्रम जो हुआ है उसमें एक दरोगा और 2 सिपाही घायल हुए थे, जिसमें दरोगा की हालत बेहद ज्यादा नाजुक थी, जिसको देखते हुए पहले ही मेरठ रेफर कर दिया गया था। और अब दूसरा जो सिपाही रवि है उसको भी मेरठ रेफर कर दिया गया है। तीसरा जो सिपाही है वो घायल है, उसका उपचार मुजफ्फरनगर अस्पताल में चल रहा है। इसके अलावा जो घटना स्थल की बात करें तो वहां पर SSP और SP देहात, तमाम CO और आसपास की थाना की जो पुलिस है वो भी मौके पर पहुंच गई है। और अभी तक 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो ये पूरा घटना को जिन्होंने अंजाम दिया, पुलिस पर हमला जिन्होंने किया, उसमें एक पूर्व प्रधान है और उसके अलावा अन्य उसके कुछ परिवार के लोग थे और आसपास की भीड़ थी, जिसमें 3 लोगों को अभी तक गिरफ्तार कर लिया गया है। और बाकी जो लोग हैं, SSP मुजफ्फरनगर का कहना है कि उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं, जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी हैरान करने वाली बात यह है कि पुलिस जहां एक तरफ लोगों, जनता के भले के लिए उन लॉकडाउन का पालन करने का कराने का प्रयास कर रही है और बार बार भीड़ को घर से बाहर आने पर रोक रही है, तो उसके बाद पुलिस पर ही भीड़ उग्र हो रही है और उस पर हमला कर रही है। बेहद चिंता की बात है। इसको देखते हुए मुजफ्फरनगर पुलिस प्रशासन को कोई गंभीर कदम उठाना पड़ेगा, ताकि जनता जो भीड़ है वो सड़कों पर ना आए और लॉकडाउन का बेहतर तरीके से पालन किया जा सके। उमेश श्रीवास्तव मेरठ से जुड़े हुए हैं। उमेश, मेरठ में भर्ती है, दूसरे पुलिस वाले को भी मेरठ भेजा गया है, रेफर किया गया है, क्या हालत है इनकी इस वक्त? देखिए, मेरठ में दारोगा की हालत गंभीर बनी हुई है, उनका इलाज मेरठ के मेडिकल कॉलेज में चल रहा है।
और सिपाही कुछ ही देर में यहाँ पहुंचने वाले हैं और सिपाही का इलाज भी मेरठ के मेडिकल कॉलेज में ही किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि एडीजी मेरठ जोन यही बैठते हैं, मेरठ में ही बैठते हैं और इस मामले में कड़ा और बड़ा एक्शन लिए जाने की जरूरत है ताकि एक नजीर बने, एक उदाहरण बने, एक एग्जाम्पल सेट हो कि अगर यहाँ पर यह एक्शन लिया गया तो प्रदेश के किसी दूसरे हिस्से में, चाहे वो मेरठ जोन के किसी दूसरे जिले में, इस तरह की घटना कभी दोबारा ना हो। क्योंकि पुलिस अपनी ड्यूटी निभा रही थी, पुलिस अपना फर्ज निभा रही थी और पुलिस वहां पर अपना काम कर रही थी और पुलिस ने काबिल तारीफ काम किया है इस पूरे क्राइसिस के दौरान, कोरोना के क्राइसिस के दौरान। और ऐसे में पुलिस पर इस तरह का हमला अपने आप में परेशान करने वाली बात है। देखिए पुलिस क्या बता रही है इस घटना के बारे में। को एनफोर्समेंट करा रही है पुलिस, तो उसमें ही हमारे मोरना जो थाना भोपा में आता है, मोरना चौकी इंचार्ज और उनके साथ 2 कांस्टेबल्स थे। मोरना गांव में पूर्व प्रधान है नाहर सिंह, उसके घर पे काफ़ी भीड़ थी, तो उनको समझाया जा रहा था कि भाई लॉकडाउन है, आप सभी लोग अपने अपने घरों में रहें, दूरियां बना के रखें। उसी बीच में इन लोगों के द्वारा पुलिस पर हमला किया गया। हमले के दौरान हमारे सब इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबल्स घायल हुए हैं। जी हाँ, और अभी इन्हें गंभीर हालत में भर्ती कराया गया है। लॉकडाउन का मतलब समझिए, ये किसी और के लिए नहीं बल्कि आपके लिए है, आपको बचाने के लिए है कोरोना से। और इटावा जेल के भीतर कैदियों के बीच जमकर मारपीट का मामला भी सामने आया है। इस विवाद को देखते हुए जेल के अंदर कई थानों की फोर्स को लेकर प्रशासन पहुंचा ताकि कैदियों के बीच चल रहे संघर्ष को रोका जा सके। खबर है कि फोर्स के साथ सिटी मजिस्ट्रेट, एसडीएम और सीओ भी मौजूद हैं। जेल के भीतर कोहराम, इटावा में कई थानों की फोर्स तैनात। सिटी मजिस्ट्रेट, एसडीएम और सीओ भी मौके पर मौजूद। कैदियों में संघर्ष। और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन को सख्ती से लागू कराने के लिए राज्य सरकारों को फिर से चिट्ठी लिखी है। गृह मंत्रालय ने प्रदेश सरकारों को निर्देश दिए हैं कि लॉकडाउन की व्यवस्था को सख्ती से लागू कराया जाए, क्योंकि कई राज्यों में ढील देने की शिकायत मिल रही है। ऐसे में उन सरकारों को खासकर लॉकडाउन कराने के लिए सख्ती बरतनी चाहिए ताकि लोगों को कोरोना वायरस की चपेट में आने से बचाया जा सके। योगी सरकार ने एक नया रिकॉर्ड आज बनाया है। एक दिन में बड़ी संख्या में गरीबों तक राशन पहुंचाने का रिकॉर्ड। 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को राशन देकर योगी सरकार ने यह कीर्तिमान रचा है। 68,000 मीट्रिक टन अनाज को पूरे प्रदेश में आज बांटा गया, जिसका फायदा 33 करोड़ परिवारों के 33 करोड़ परिवारों को मिलेगा। इन आंकड़ों के सामने आने के बाद भी लोगों को राशन बांटने का सिलसिला जारी है। लोगों को लॉकडाउन में किसी तरह की खाने पीने की दिक्कत न हो, इसकी वजह से बड़े पैमाने पर सरकार ने राशन बांटने का काम शुरू किया है। और आज सीएम योगी के निर्देश के बाद पूरे सूबे में जरूरतमंदों को राशन बांटा गया। इस दौरान कई जिलों में राशन बूथों पर भीड़ भी उमड़ पड़ी। न्यूज़ 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद पुलिस पहुंची तो लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया। यूपी में आज से जरूरतमंदों को फ्री राशन बांटने का काम शुरू हुआ। सबसे बड़ी चुनौती थी लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए राशन बांटा जाए। लखनऊ, शामली समेत कई जिलों में इस दौरान भीड़ देखी गई। पूरे प्रदेश में आज से खाद्यान्न वितरण की जो प्रक्रिया है, खाने पीने की जो चीजें हैं वो बंटनी शुरू हो गई हैं और प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जहां पर लोग सुबह 7 बजे से ही लाइन लगा करके एक एक करके आ रहे हैं और उन्हें दाल, चावल, जो भी खाने पीने का सामान है उन्हें कार्ड लेकर के मुहैया करवाया जा रहा है। लेकिन कुछ जगहों पे ऐसी भी स्थिति है जहां पर अफरा तफरी का माहौल बन गया है। लेकिन न्यूज़ 18 के खबर दिखाने के बाद कई जिलों में पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को उचित दूरी पर खड़ा करवाकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया गया। लखनऊ के डॉलीबाग के राशन बूथ पर पहुंची पुलिस ने गाइडलाइन के मुताबिक लोगों को लाइन में खड़ा करवाया। प्रत्येक राशन की दुकान पर सोशल डिस्टेंसिंग हेतु 1-1 मीटर से ज़्यादा के गैप पे गोले बनाए गए हैं ताकि लोग उसी में खड़े रहें और एक एक करके अपने राशन को ले जाएं। और साथ ही साथ ई-पॉस मशीन जहां पर मार्किंग होती है वहां पे सैनिटाइजर की व्यवस्था रखी गई है। वहीं अमेठी के डीएम ने भी न्यूज़ 18 के वीडियो को ट्वीट करते हुए लोगों के सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने की जानकारी दी। आंकड़ों के मुताबिक करीब 1,28,263 मनरेगा कार्ड धारकों को राशन दिया गया, जबकि 21,000 श्रमिकों के साथ ही 33,000 रजिस्टर्ड दिहाड़ी मजदूरों को भी राशन बांटा गया, जबकि 6,73,539 आम लोगों को भी राशन दिया गया। लखनऊ से अनामिका सिंह की रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
लेकिन कहीं कहीं पर राशन बांटने के दौरान भारी लापरवाही भी दिखाई पड़ी है। बिजनौर में यही तस्वीर सामने आई है। यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ गई। देखिए राशन लेने की कैसी लूट मची कि सभी एक दूसरे के ऊपर धक्का मुक्की करते नजर आए। ये एक बड़ी चूक कोटेदार की। बिना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराए राशन के पैकेट्स फेंकना शुरू किया गया और फिर भीड़ में अफरा तफरी मची। ये खतरनाक है। इस सबके बीच योगी सरकार लगातार एक्शन में दिखाई दे रही है। जब से तबलीगी जमात का मामला सामने आया है, सरकार प्रशासन लगातार एक्शन मोड में है और जमीन पर भी इसका असर दिख रहा है। योगी सरकार ने बड़ा ऑपरेशन चलाकर जमात के 569 लोगों की पहचान की है। 218 विदेशी नागरिकों की भी पहचान हुई है। सभी का टूरिस्ट वीजा अलग अलग समय पर लेकर के ये आए थे, मगर जमात में शामिल हुए। अब पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सबकी पासपोर्ट को जब्त किया है और कईयों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराए गए। दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में शामिल होने वाले जमात के लोगों को प्रशासन लगातार ट्रैक करने में लगा हुआ है। जो लोग अब मिल चुके हैं उन्हें क्वारंटीन किया जा रहा है। अलग अलग जिलों में इन लोगों को प्रशासन खोज रहा है। मुरादाबाद में भी प्रशासन ने 36 ऐसे लोगों की पहचान की है जिन्हें हिरासत में लेकर आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट किया गया है। जबकि जौनपुर के बरसठी थाना पुलिस ने कूसा गांव के मदरसे में छिपकर बैठे 12 जमातियों को गिरफ्तार किया। इन सभी पर धारा 188 के तहत केस दर्ज किया गया है। सभी को मदरसे में क्वारंटीन कर दिया गया है। सभी ट्रेन से जौनपुर पहुंचे हैं। अगर कोई एक भी पॉजिटिव निकला तो न जाने कितने लोगों को मुश्किल में डाल देंगे। अब प्रशासन ऐसे लोगों की पहचान कर आइसोलेशन में डालने की प्रक्रिया में लगी हुई है। दिल्ली के निजामुद्दीन में तबलीगी मरकज में शामिल लोगों को यूपी में तेजी से तलाश की जा रही है इन सबकी। इस बीच प्रयागराज में शाहगंज की शेख अब्दुल्ला मस्जिद में 36 लोग मिले हैं। इनमें से 9 इसी तबलीगी मरकज से लौट कर आए। इसमें 7 इंडोनेशिया के नागरिक हैं, जबकि एक केरल और एक पश्चिम बंगाल का है। इन सभी को क्वारंटीन किया गया है। प्रशासन को बिना खबर दिए तबलीगी मरकज में शामिल होने पर मस्जिद के मौलवी समेत कई लोगों पर एफआईआर भी दर्ज कराए गए हैं। तो धर्म के नाम पर अधर्म करने वाला तबलीगी जमात का चीफ मौलाना साद कहीं छिप गया है। कोरोना की जमात को पूरे देश में फैलाने वाले साद को अब पुलिस हर राज्य में तलाश रही है। देश में कोरोना की महामारी के बीच तबलीगी जमात का कोरोना कैरियर बनना सरकार के लिए आफत साबित हो गई है। दिल्ली के निजामुद्दीन में कोरोना से पीड़ित जमात के लोगों का जमावड़ा देश में कोरोना के आंकड़ों को और बढ़ा दिया है। सभी राज्यों में जमात के लोगों की पहचान की जा रही है, लेकिन जमात का मुखिया मौलाना साद अब भी फरार है। फिलहाल दिल्ली पुलिस ने मौलाना के खिलाफ महामारी अधिनियम और आईपीसी की कई धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। जमात तबलीग का इशू आया था, वहाँ भी मान लीजिए कि आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो आप जो दिल्ली गवर्नमेंट की हेल्पलाइन है, जहाँ जो दिल्ली पुलिस की हेल्पलाइन है, वहाँ बता सकते हैं। कोई भी अगर सिम्टम्स है उसको आप रिपोर्ट कर सकते हैं ताकि आपकी मदद की जा सके। खबर यह भी है कि मौलाना पर केस दर्ज होते ही वो फरार हो गया है और देश में किसी गोपनीय स्थान पर छिप गया है। दिल्ली और यूपी की पुलिस मौलाना की तलाश में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि ओखला के पास जाकिर नगर इलाके में मौलाना साद को आखिरी बार देखा गया था। इसके बाद वो कहां गया, क्या कर रहा है, अभी पुलिस की पकड़ से बाहर है। मौलाना साद का पूरा नाम मौलाना मोहम्मद साद कांधलवी है। ये भारतीय उपमहाद्वीप में सुन्नी मुसलमानों के सबसे बड़े संगठन तबलीगी जमात के संस्थापक मोहम्मद इलियास कांधवली के पड़पोते के रूप में जाने जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और फतेहपुर में कोरोना वायरस के खौफ इस कदर से है कि लोग अपने घरों से बाहर पोस्टर चिपकाकर लोगों से घर न आने की अपील कर रहे हैं। हालांकि इसे खौफ नहीं बल्कि समझदारी का नाम दिया जाना चाहिए। बेहतर है, सही है, यही इस वक्त करना है। खुद लोग घर के बाहर पोस्टर लगा रहे हैं कि आप कृपया इस वक्त हमारे घर में ना आए। दरअसल लोग कोरोना वायरस से बचने के लिए ऐसी तरकीब निकाली है ताकि खुद को बचाने के साथ साथ अपने आस पड़ोस के लोगों को भी बचा सके। ये तस्वीरें शहर के कलेक्टरगंज के
से लेकर मुस्लिम बहुल इलाके में भी लगाए गए हैं, जिसमें साफ लिखा गया है कि कृपया लॉकडाउन के दौरान मेरे घर न आए। इस संदेश के बारे में जब लोगों को पता लगा तो उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने लोगों को कोरोना वायरस से बचाने के लिए लॉकडाउन की व्यवस्था की है, हम सब मिलकर इसका पालन कर रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर में प्रशासन लोगों पर लगातार नजर रख रहा है। बाहर निकलने वाले लोगों पर सख्ती बरती जा रही है ताकि लोगों को एक दूसरे के संपर्क में आने से रोका जा सके। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ड्रोन से नजर रखी जा रही है। लोग जहां भी जुटने की कोशिश कर रहे हैं, अब प्रशासन ड्रोन की मदद से पहुंचकर वहां लोगों को अलग थलग करने की कोशिश में जुटा हुआ है। नोएडा प्रशासन लगातार सेक्टर 5, 6, 8, 9 में खास तौर पर नजर बनाए हुए है। इन जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की लगातार प्रशासन कोशिश में जुटा हुआ है। और चंदौली में प्रशासन ने क्वारंटीन कैंप बनाया है। सरकार लगातार कोशिश कर रही है ताकि लोग व्यवस्था को बनाए रखने में मदद करें, मगर प्रशासन कई जगहों पर नाकाम भी होता नजर आ रहा है। आरोप है कि क्वारंटीन कैंप में बनाए गए खाने में कीड़े मिले और लोगों ने इसको लेकर के हंगामा भी किया। हालांकि प्रशासन ने कहा है कि दरअसल क्वारंटीन कैंप में कुछ ऐसे लड़के हैं जो रहना नहीं चाहते और वहीं इस तरह की साजिश कर बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं। कुछ 2-4 लड़के हम लोग 2-3 दिन से ऑब्जर्व कर रहे हैं कि मिसक्रिएंट टाइप के हैं, थोड़ा मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर रहे हैं पूरे ग्रुप में किसी न किसी बात को लेके। अभी इन्हीं लड़कों द्वारा क्या किया गया कि ऊपर छत पर जो है वो गेट वाल्व तोड़ दिया गया और सारा पानी बहा दिया गया और फिर ये कहा गया कि साहब पानी नहीं है। फिर अभी हम लोग जो है उसको ठीक करवाए हैं और पानी दोबारा भरवाएं। तो सेम जो ये लड़के हैं उनके द्वारा ये अफवाह फैलाई गई कि वहाँ पर जो है खाने में जो है कीड़ा निकला है चावल में। तो इस तरीके की कोई बात नहीं है। मुगलसराय के क्वारंटाइन हाउस में आज 203 लोगों ने हंगामा किया और हंगामे के पीछे की वजह उन्होंने ये बताई कि खाने में कीड़े निकले हैं। साथ ही पानी और अन्य बुनियादी सुविधाओं का टोटा भी वो गिना रहे हैं। उन्होंने वीडियो बनाया और वीडियो वायरल किया जो मीडिया तक पहुंचा। इस पूरे मामले पर जिले के आला अधिकारियों का कहना है कि ये पूरी तरीके से प्लान किया हुआ है। इस क्वारंटाइन किए गए लोगों में 3-4 लोग ऐसे हैं जो यहाँ रहना नहीं चाहते और उन्होंने इस तरीके की साजिश की है। जिला प्रशासन का और एक बात ये कहना है कि खाने में जो कीड़े निकले गए हैं वो उबलने के दौरान रहेंगे नहीं। ऐसे में जिला प्रशासन को ये भी बताना चाहिए कि जो फोटो वायरल हुई है उसमें जो कीड़े दिखाई पड़ रहे हैं वो आए कहाँ से। कुल मिला के ये एक बड़ी लापरवाही है और जिला प्रशासन अपने आप को बचाने के लिए तमाम तरीके की कहानियां रच रहा है। फिलहाल मौके पर स्थिति शांत है और लोगों के एंटरटेनमेंट की भी व्यवस्था कर दी गई, ऐसा जिला प्रशासन का कहना है। चंदौली से न्यूज़ 18 के लिए नितिन गोस्वामी। और लखनऊ से ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं ऋषभ मणि त्रिपाठी। यहां विदेशी नागरिकों को छिपाने के मामले में एफआईआर दर्ज किया गया है। लॉकडाउन में विदेशियों को छिपाने के आरोप में मस्जिद के मुतवल्लियों पर एफआईआर। यह बड़ी खबर लखनऊ से निकलकर आ रही है। विदेशियों को छुपाया गया। ऋषभ मणि हमारे संवाददाता मेरे साथ भी जुड़ गए हैं। ऋषभ, ये क्यों छिपा रहे हैं इस तरीके से विदेशियों को? अजय, देखिए मामला गंभीर हो गया है और प्रशासन सरकार ने इसको अपराध मान लिया है और क्रिमिनल एक्ट की धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इन सभी 23 विदेशी नागरिकों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई है और जिन लोगों ने इनको मस्जिदों में छिपाया था, रुकाया था, उनको भी आरोपी बनाया गया है। लॉकडाउन का उल्लंघन करने धारा 188 जिसको कहा जाता है उसमें एफआईआर दर्ज की गई है। इन विदेशी नागरिकों को भी आरोपी बनाया गया है कि ये टूरिस्ट वीजा पर आए थे और धर्म के प्रचार प्रसार में लगे हुए थे। इन सभी की एम्बेसी से पुलिस ने संपर्क किया और इनको डिपोर्ट करने की भी तैयारी की जा रही है। हालांकि फिलहाल इनको क्वारंटाइन में रखा गया है, लेकिन प्रशासन ने अपना सख्त रवैया दिखा दिया है कि जब साफ साफ कहा गया था किसी के यहाँ भी कोई विदेशी नागरिक है तो उसकी सूचना तुरंत लोकल पुलिस प्रशासन को देगा। लेकिन ये विदेशी नागरिक यहाँ पर कोई 2 मार्च से रुका हुआ था, कोई 13 मार्च से रुका हुआ था। उसमें 4 कजाकिस्तान के हैं, 2 किर्गिस्तान के हैं, 17 बांग्लादेश के हैं। ये सभी जानकारी इन मस्जिदों के प्रबंधकों ने, इमामों ने, मुतवल्लियों ने छिपाई है पुलिस से। इसलिए पुलिस ने इसको क्रिमिनल एक्ट माना है और अब एफआईआर दर्ज करा दी है। अजय, धन्यवाद ऋषभ जानकारी के लिए। तो अब सीधे क्रिमिनल एक्ट के तहत मामले दर्ज हो रहे हैं ऐसे लोगों के खिलाफ जिन्होंने छिपा रखा है विदेशियों को। और अब आपको देश और प्रदेश
से जुड़ी 10 बड़ी खबरें कोरोना से जुड़ी हुई। दुनिया में कोरोना के मरीज की तादाद 8,74,000 के आंकड़े को छू चुका है। 43,291 लोगों की अब तक मौत हुई है। दुनिया के 180 देशों में कोरोना ने पैर पसार लिया है। देश में कुल मरीजों की संख्या 1,637 हो चुकी है। पांचवी बड़ी खबर है कि पिछले 24 घंटे में 386 नए मरीज सामने आए हैं। देश भर में अब तक 38 कोरोना मरीजों की मौत भी हो गई है। अच्छी खबर यह भी है कि देश में अब तक 132 लोग पूरी तरह ठीक होकर लौट गए हैं घर। 116 मरीज यूपी में अब तक सामने आए हैं। 16 जिले प्रभावित नजर आ रहे हैं कोरोना से। 2 मरीजों की मौत आज कोरोना से हुई है। 17 ठीक हुए हैं उत्तर प्रदेश में। और यूपी अब तक कोरोना वायरस की मौत के मामले में अछूता था, मगर एक ही दिन में 2 लोगों की कोरोना से मौत ने हड़कंप मचा दिया है। फिर भी न्यूज़ एटीन लगातार आपसे अपील कर रहा है कि कोरोना से डरना नहीं है, बल्कि सोशल डिस्टेंसिंग, एक दूसरे से दूर रहने के मंत्र को अपनाना है। कोरोना वायरस लगातार अपना असर दिखा रहा है। यूपी में भी कोरोना के मरीजों की संख्या हर दिन गुजरने के साथ ही बढ़ती जा रही है। सबसे बड़े प्रदेश में मंगलवार तक मौत की खबर नहीं थी, लेकिन अब तक 2 लोगों की मौत होने की पुष्टि हो चुकी है। देश में सबसे कम उम्र की मौत का मामला यूपी में सबसे पहले आया है। बस्ती के रहने वाले 25 साल के युवक ने गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में दम तोड़ा है, जबकि बिहार में एक 38 साल के व्यक्ति की मौत का मामला सामने आया है। वहीं मेरठ के मेडिकल कॉलेज में भर्ती 72 साल के व्यक्ति की कोरोना वायरस की चपेट में आने से मौत हो गई। लेकिन इस मामले को लेकर लापरवाही बरतने का मामला सामने आ रहा है। रविवार को जब युवक बीमार होने की शिकायत लेकर पहुंचा, तो डॉक्टरों ने युवक को कोरोना वार्ड में भर्ती नहीं किया। जब लक्षण दिखे, तब जाकर उसे कोरोना वार्ड में शिफ्ट किया गया, जहां 12 डॉक्टरों ने उसका इलाज किया, जिनको क्वारंटीन किया गया। दरअसल बस्ती के रहने वाले युवक की मौत के पीछे एक वजह और भी मानी जा रही है, क्योंकि युवक आमतौर पर बीमार रहता था। रविवार को सांस फूलने की शिकायत के बाद बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भर्ती हुआ, जहां हालत बिगड़ने पर आईसीयू में शिफ्ट किया गया, लेकिन उसे बचाने में डॉक्टर कामयाब नहीं हो पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। निजामुद्दीन मरकज से जुड़े 300 से ज्यादा लोगों के अब तक संक्रमित होने की पुष्टि हो चुकी है। और यूपी सरकार प्रदेश की जनसंख्या को देखते हुए लगातार कड़े कदम उठा रही है। कोरोना की गंभीरता को सरकार और प्रशासन दोनों समझ रहे हैं, क्योंकि एक बार हालात बिगड़े तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में सरकार ने सबसे पहले कामगारों के लिए कदम उठाया है। 9,86,000 कामगारों को 1,000 रुपये दिए गए। सैनिटाइजर की मांग बढ़ने के बाद प्रशासन ने 66 में से 59 इकाइयों को शुरू किया है, ताकि लोगों को सैनिटाइजर मुहैया कराया जा सके। बाहर के प्रदेश से आए कामगारों के लिए खाने पीने की व्यवस्था भी की जा रही है। मेडिकल की सुविधाएं दी जा रही है। प्रदेश सरकार ने 2 लाख से ज़्यादा कामगारों को क्वारंटीन किया है। 42,320 ग्राम प्रधानों से सीएम हेल्पलाइन से संपर्क किया गया है। 20,000 लोगों की समस्या का समाधान भी किया गया है। कुछ इस तरह से लगातार सरकार लोगों के बीच बनी हुई है और मदद के साथ हर व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने की कोशिश कर रही है, ताकि लोगों को लॉकडाउन की समस्या से निजात मिल सके और लोग अपने घरों में सुरक्षित बने रहें। लेबर डिपार्टमेंट के जो रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन लेबर हैं, आपको मालूम है कि उनको खाद्यान्न का वितरण करना है। उसमें भी 44,354 लोगों को वितरण करके लगभग 733 मैट्रिक टन गेहूं और 518 मैट्रिक टन चावल का वितरण करते हुए 1,252 टन खाद्यान्न का वितरण कर दिया गया। म्यूनिसिपैलिटीज में, नगर निकायों में जो रजिस्टर्ड डेली वेज लेबरर हैं, उनके लिए भी 52,432 लोगों का जो है कार्ड होल्डर्स को जो है बांट दिया गया है। और करीब करीब जो है 791 मैट्रिक टन गेहूं और 549 मैट्रिक टन चावल, कुल मिला के 1340 मैट्रिक टन जो है खाद्यान्न का वितरण कर दिया गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और नोएडा के सांसद डॉक्टर महेश शर्मा ने कोविड-19 के लिए 100 बेड का अस्पताल प्रशासन को हैंडओवर किया है। कैलाश हॉस्पिटल ग्रुप ने इस स्पेशल कोविड अस्पताल को तैयार किया है। इसमें मरीजों का फ्री में इलाज किया जाएगा। इस अस्पताल को चलाने का पूरा खर्च कैलाश ग्रुप ही उठाएगा। कैलाश हॉस्पिटल ग्रुप डॉक्टर महेश शर्मा का है। नोएडा के साथ साथ यूपी के दूसरे जिलों में भी कैलाश ग्रुप के हॉस्पिटल्स हैं।
तो एक बड़ी पहल डॉक्टर महेश शर्मा की, नोएडा के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री की। उन्होंने 100 बेड का कोरोना अस्पताल सरकार को हैंडओवर किया है, जहां मुफ्त में कोरोना मरीजों का इलाज होगा और सारा खर्च खुद डॉक्टर महेश शर्मा का जो कैलाश ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स है वो उठाएगा। कई अस्पताल कैलाश ग्रुप में चल रहे हैं डॉक्टर महेश शर्मा के, और इस वक्त, इस मुसीबत के वक्त, नोएडा में 100 बेड का कोविड-19 अस्पताल बनाकर सरकार को भेंट किया है, हवाले किया है सरकार के, जहां पर सारा खर्च खुद डॉक्टर महेश शर्मा उठाएंगे। और कोरोना वायरस के कहर को लेकर बदायूं में प्रशासन ने एक शासनादेश जारी किया था, जिसके तहत 12 मार्च 2020 के बाद विदेश से वापस आए नागरिकों को अपनी पूरी जानकारी जिला प्रशासन को देनी होगी और ऐसा नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। प्रशासन ने 49 व्यक्तियों की लिस्ट जारी की है जो विदेश से लौटकर आए। सभी को क्वारंटाइन कर उनके घरों के बाहर नोटिस भी चस्पा कर दिया है, जिससे मोहल्ले के लोग भी उनसे फिलहाल उचित दूरी बनाकर रखें। तो ये थी अब तक की बड़ी खबरें, लेकिन लगातार यहां पर जारी है खबरों का सिलसिला। जुड़े रहिए हमारे साथ।